डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के अंदर यूक्लिड विभाजन परमिका से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। उसी तरह हमारा एक प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तीय एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए, जो हमने छोटी कक्षाओं में ज्ञात करना सीख रखा है। तो हम इसका हल लिखें। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 12 का 2 का भाग 6, 2 में 6 का 3, 3 में 3 का 1। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 15 में 3 का भाग 5, 5 में 5 का 1। इसी प्रकार 21 में 3 का भाग 7, 7 में 7 का 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 7। तो हमने सीख रखा है कि हमारा HCF होता है महत्तम समापवर्तीय की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में हमारा जो उभयनिष्ठ अंक है वो है 3, तो इनका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। और LCM जो होता है वो होता है हमारा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल, यानी कि वो तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल। तो इधर तो 2 बार, उसके बाद में 3 अधिकतम 1 बार ही है तो 3, उसके बाद में 5 1 बार ही है और 7। 2 इसमें 2 बार, अधिकतम 2 बार है। 3 तीनों में 1 बार ही है तो अधिकतम 1 बार, 5 और 7। 2 का 2 से 4 और 5 का 3 से 15, 15 का 7 से 105 और 105 का 4 से करेंगे तो 5 का 4 से 20, 0 हासिल 2, 2 और 0 2, 4 का 1 से 4, 420, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 420। तो इसी प्रकार 8, 9 और 25 जो हमें संख्याएं दे रखी है, इनका भी हमें लघुत्तम समापवर्तीय महत्तम समापवर्तीय एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 4, 2 में 2 का 2, 1। उसके बाद में 9 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लें 3, 3, 1। और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5, 5 में 5 का 1। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5। तो इनका HCF जो होगा वो होगा तीनों में उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो तीनों में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। जब कोई संख्या उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है तो इन तीनों के अंदर उभयनिष्ठ संख्या जो होगी वो 1 होगी, उनका HCF 1 होगा। और LCM प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल। तो इधर 2 सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या 2 है तो 2 3 बार, फिर 3 है 2 बार, फिर 5 है 2 बार। तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 और 3 का 3 से 9, 5 का 5 से 25। तो 8 का 9 से 8 में 72 गुणा 25 और 72 का गुणा 25 से कर लो। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 0 1 1800। तो इस प्रकार हमें कोई भी संख्या दे रखी हो उनके अभाज्य गुणनखंड करके और हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, LCM होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल। इसी पर आधारित हम एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित, हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले
एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा एक्सरसाइज 2.2 का एक प्रश्न है। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागी जो है वो हमें दे रखे हैं 60, 84 और 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं, यानी कि एक कमरे के अंदर जितने प्रतिभागी बिठाएंगे वो एक विषय के होंगे। तीनों विषय जो है उनमें सभी में प्रतिभागियों की संख्या भी समान होनी चाहिए। एक कमरे में जैसे हिंदी विषय के मान लो 12 बैठते हैं तो गणित और अंग्रेजी उनके भी एक कमरे में 12 बैठेंगे, और प्रत्येक विषय के जो है एक कमरे में बराबर प्रतिभागी तथा एक विषय के ही बैठेंगे। जैसे एक रूम है उसके अंदर हिंदी के हैं तो हिंदी के ही होंगे, उसमें दूसरे विषय का कैंडिडेट प्रतिभागी नहीं बैठेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। तो हम पहले लिख लेंगे 60, 84 और 108 का एचसीएफ जो होगा उतने प्रतिभागी जो है वो प्रत्येक कमरे के अंदर एक ही विषय के बैठ सकते हैं। तो प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के कितने प्रतिभागी बैठ सकते हैं, जितना 60, 84 और 108 तीनों विषयों के प्रतिभागियों का एचसीएफ होगा। तो इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं कि 60 में 2 का भाग 30, 30 में 2 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5, 5 में 5 का 1। इसी प्रकार 84 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 84 में 2 का भाग 42, 42 में 2 का 21, 21 में 3 का 7 और 7 में 7 का 1। 108 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग 54, 2 का भाग 27, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 84 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 108 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार इन अभाज्य गुणनखंडों में हमें 60, 84 और 108 जो प्रत्येक प्रतिभागी है हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि HCF इक्वल टू, HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का। पहला उसमें उभयनिष्ठ है 2,
इसमें न्यूनतम 2 बार 2 बार 2 बार, सभी में 2 बार ही है तो 2 बार हो गया। उसके बाद में उभयनिष्ठ है 3, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 3, तो हमें न्यूनतम घातों का गुणनफल होता है तो न्यूनतम 1 बार है तो 1, तो 2 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, यानी कि हम लिखेंगे 60, 84 और 108 का 60, 84 और 108 का HCF आ गया 12। जो HCF आ गया 12 यानी कि प्रत्येक विषय के जो है वो 12, एक कमरे के अंदर प्रत्येक विषय के 12 विद्यार्थी बैठेंगे तो सभी विद्यार्थी जो है वो एक बराबर प्रतिभागी जो है प्रत्येक कमरे में बैठ सकते हैं। जैसे ये 60 है तो टोटल एक कमरे में 12 प्रतिभागी बैठेंगे तो 60 विद्यार्थियों के लिए हमें 5 कमरों की आवश्यकता होगी। एक रूम में 12 बैठेंगे तो 12 पंजे 60, तो 60 विद्यार्थी। जैसे 84 है तो 7 रूमों की आवश्यकता होगी, एक रूम में 12 बैठेंगे तो 7, तो 84 कैंडिडेट 7 रूम में बिल्कुल बराबर संख्या में आ जाएंगे। 108 है तो 12 में 108, प्रत्येक कमरे 9 कमरों की आवश्यकता होगी, एक कमरे में 12 बैठेंगे तो टोटल 9 रूम के अंदर जो है 108 विद्यार्थी बैठ जाएंगे। तो हमसे यही पूछा है कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कुल प्रतिभागी कितने हैं, उसके अंदर प्रत्येक रूम में 12 बैठते हैं तो हमें कितने टोटल प्रतिभागियों में 12 का भाग दे देंगे तो आवश्यक कमरों की संख्या आ जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे कि कुल प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की कुल संख्या 60 प्लस 84 प्लस 108 बराबर 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 252 प्रतिभागी। यानी टोटल जो है वो 252 प्रतिभागी है और एक रूम के अंदर 12 जो है वो प्रतिभागी बैठते हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या जो होगी वो टोटल प्रतिभागी है 252 और 252 प्रतिभागियों में से एक कमरे के अंदर 12 प्रतिभागी बैठ सकते हैं तो 12 का इसमें भाग दे देंगे तो टोटल कितने होंगे, 12 दूनी 24, पीछे 1 और 12 में 1 बार 21, यानी कि 21 कमरों की आवश्यकता होगी। 21 कमरों के अंदर प्रत्येक विषय के 12 विद्यार्थी बैठेंगे तो टोटल जो 252 प्रतिभागी है वो 21 कमरों में बराबर आ जाएंगे। जैसे हम देखेंगे कि ये पहला जो है 60 है तो यहाँ हम देखेंगे एक इस हिंदी विषय के 60 प्रतिभागी है तो एक कमरे में 12 जने बैठेंगे तो 60 विद्यार्थियों के लिए मैं 12 का 60 में भाग दे दो 5 कमरे चाहिए, प्लस ये 84 है इसमें एक कमरे में 12 बैठेंगे तो 84 में हमें कितने चाहिए, 12 7 84 7, प्लस 108 कैंडिडेट है, एक रूम में 12 बैठेंगे तो 108 में कितने रूम चाहिए, 9, तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, तो हमें 21 कमरों की आवश्यकता होगी। जो हम सीधा भी कुल प्रतिभागी 252 है, एक कमरे में एक विषय के 12 विद्यार्थी बैठते हैं तो टोटल कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो 252 बटे 12 बराबर 21 कमरे। इसी तरह के हम और भी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमने एक प्रमेय भी सीख रखा है कि हमारा एक प्रमेय है कि माना P
P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है तथा P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है कि P एक अभाज्य संख्या है और A एक धनात्मक पूर्णांक है, तो P यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें P बटा Q रूप में निरूपित कर सकते हैं, P बटा Q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, Q नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में भी हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है √2, √3, √5 पाई, या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, वो संख्याएं अपरिमेय हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्याएं होती है जिनको हम P और Q के रूप में, P बटा Q रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि √2 जो है उसको A अपॉन B रूप में लिख सकते हैं, जहां B नॉट इक्वल टू 0 तथा A और B सह अभाज्य को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कि √2 को हम A बटा B रूप में लिख सकते हैं, जहां B A और B ऐसे दो पूर्णांक है जहां पर P बटा Q रूप में लिख सकते हैं, B नॉट इक्वल टू 0, A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। और A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं तो हम लिख लेते हैं कि A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। A और B का सहअभाज्य संख्याएं, A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब A और B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। √2 B बराबर A, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √2 का वर्ग करेंगे 2, B का B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 2, जहां पर A एक धनात्मक पूर्णांक है, A एक पूर्णांक संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ रखा है कि मान लो कोई P एक अभाज्य संख्या हो और A एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो यदि P जो अभाज्य संख्या है वो A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर 2 जो हमारी अभाज्य संख्या है, A जो है पूर्णांक संख्या है, तो 2 प्रमेय से 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 A को भी विभाजित करेगा। 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 A को भी विभाजित करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर A को कोई पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, माना A बराबर 2C। A को एक पूर्णांक संख्या A माना, A बराबर 2C एक पूर्णांक संख्या मान ली, जहाँ C एक पूर्णांक संख्या है। जब √3 सिद्ध करेंगे तो A बराबर 3C, जब √5 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना होगा तो A बराबर 5C। तो यहाँ हम देखेंगे कि B स्क्वायर A का मान इसमें रख लेंगे तो 2C
का स्क्वायर बटे 2, बी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 सी स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 कटा 2 बार, तो सी स्क्वायर के गुणा में 2 इधर अंश में, इधर आ जाएगा हर में, तो बी स्क्वायर बटे 2। तो फिर से हम वही बात कि बी स्क्वायर के बटे में 2 है तो पी एक अभाज्य संख्या है तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 बी को विभाजित करेगा। अब देखो 2 जो है वो ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो 2 ए को और बी को विभाजित कर रहा है, तो 2 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 ए और बी को 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 ए को विभाजित करेगा, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी को विभाजित करता है, 2 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, तो 2 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है। पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है। पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पूर्व में हमने कहा था कि ए और बी सहभाज्य संख्या, ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि 2 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2 का कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पूर्व में हमने यही कहा था कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम हल करने पर हमने देखा कि 2 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है। पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है। पूर्व में हमने क्या माना था कि एक की माना √2 एक परिमेय संख्या है। पूर्व में मानी गई अवधारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमें √2, √3, √5 तीनों संख्याओं में से किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम पहला उस संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या जो है वो a/b रूप में होती है, b ≠ 0। यहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम उसको इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ b² बराबर a² बटे 2, तो प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि 2a² को विभाजित करता है, 2a को विभाजित करेगा। फिर हमने a बराबर 2c मान के सरल करेंगे, तो 2b² को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा। 2a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पूर्व में मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये यहाँ है कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 का a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो विरोधाभास प्राप्त होगा।
तो विरोधाभास प्राप्त होने से पूर्व में मानी गई अवधारणा हमारी जो है वो गलत है, इसलिए हमने जो √2 एक परिमेय संख्या माना था वो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम √3 और √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। और उसके अलावा कल हम जो है इसी तरह की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।